नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जहां ममता बनर्जी लगातार चौथी बार जीत के लिए जोर लगा रही हैं, तो बीजेपी ने भी एड़ी चोटी एक कर दी है। पीएम मोदी ने बंगाल में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और टीएमसी पर इस बार तीखा निशाना साधा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और लोगों से टीएमसी को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने हल्दिया की चुनावी रैली में टीएमसी सरकार पर जोरदार वार किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने युवाओं और उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है। तृणमूल की सरकार ने बंगाल के युवाओं के साथ जो किया, इसका पाप वो अगले 100 साल में भी नहीं धो पाएगी। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। टीएमसी के भ्रष्टाचारियों ने हजारों युवाओं के, उनके परिवारों के सपनों को कुचल दिया है, कुचल दिया है। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 में से 8 विधानसभा सीट्स जीती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने नौजवानों के मन में शक पैदा किया। टीएमसी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। तुष्टीकरण की नीति ऐसी है कि अदालत तक को नहीं मानते। इससे भी ज्यादा इसने उन लाखों नौजवानों के मन में शक पैदा कर दिया है जो अभी परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल के युवाओं को एक और धोखा दे रही है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है। हल्दिया नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है। ये राज्य में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 में से 8 विधानसभा सीट्स जीती थी और 2024 के आम चुनावों में जिले की दोनों लोकसभा सीट्स पर जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों की माने तो सरकार ड्राफ्ट तैयार करने से पहले गोवा और उत्तराखंड में लागू यूसीसी मॉडल का गहन अध्ययन कर रही है, ताकि मध्य प्रदेश के लिए एक संतुलित और व्यवहारिक कानून बनाया जा सके। उत्तराखंड और गोवा में यूसीसी लागू होने के बाद अब एमपी सरकार भी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए मोहन यादव सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो अन्य राज्यों के अनुभवों का विश्लेषण कर रही है। सरकार की कोशिश है कि गोवा और उत्तराखंड के मॉडल से सीखकर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जाए जो कानूनी रूप से मजबूत हो और सामाजिक संतुलन भी बनाए रखे।
देश में एक रूपता तो बहुत जरूरी है, और कानून के हिसाब से यदि देखें तो निश्चित रूप से एक रूपता होनी ही चाहिए, और ये वर्तमान के लिए भी बहुत जरूरी है और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। कानून एक जैसा हो, हर तरह का नागरिक एक हिसाब से उसको डील किया जाए, उसकी आशा आकांक्षा का ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके भविष्य का सुनहरा निर्धारण हो, और इसमें जाति धर्म का विभेद नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और सरकार से पहले सामाजिक सहमति बनाने की बात कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि बिना संवाद के ऐसा कानून लागू करना उचित नहीं है। यूसीसी सरकार अपनी मंशा के अनुसार करना चाहती है, लेकिन क्या दलित आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखेगी? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए मध्य प्रदेश के आदिवासियों और दलितों के बारे में। यूसीसी का उद्देश्य शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करना है, लेकिन इसके साथ ही कई संवेदनशील सवाल भी जुड़े हैं। यूसीसी लागू करने की बात मोहन यादव ने जो करी है, वो उसकी वजह है कि किसानों को बीज नहीं दे पा रहे, गैस मिल नहीं रही, रोजगार है नहीं, तो बहानेबाजी बनाने के लिए, जनता को उलझाने के लिए 5-6 महीने इसी में लगा दो, लोग यूसीसी की बात करते रहे। और यूसीसी बची कहाँ है? यूसीसी कॉमन सिविल 44 जो इन्होंने कहा था, उसमें कहीं कह रहे हैं कि ट्राइबल को अलग करेंगे, कभी किसी को कह रहे हैं अलग करेंगे। जब आप सबको अलग करोगे तो कॉमन बचे ही कहाँ? इस मसले पर विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए ग्राउंड लेवल पर जागरूकता और संवाद बेहद जरूरी है, ताकि सामाजिक सौहार्द पर इसका असर न पड़े। अब समान नागरिक संहिता है, उसकी जरूरत क्यों है भाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है कि इसको लागू करना जो है ये सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि इससे जो है जैसे शादी है, अडॉप्शन के मैटर्स हैं कि जिसमें दत्तक आपने बच्चों को जो है, और सक्सेशन के जो मैटर्स होते हैं, उत्तराधिकार संबंधी जो मैटर्स होते हैं, उसमें समानता रहती है। मेरा ये मानना है कि सारे धर्मों के लोगों का इसमें काफ़ी फायदा है। तो मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर तैयारी तेज है, लेकिन इसे लागू करने से पहले कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर तैयारी तेज है, लेकिन उससे पहले कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बिठाना सरकार के लिए एक चुनौती होगी, और देखना होगा कि दिवाली से पहले ये कानून सिर्फ चर्चा में रहता है या जमीन पे उतरता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 150 में खोदे गए प्लॉट के भरे पानी में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहर में एक और घटना घट गई। एमआईटी यूनिवर्सिटी का एक छात्र पार्टी करते समय गड्ढे में भरे पानी में डूब गया। प्रशासन की लापरवाही ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। जी हां, नोएडा की सेक्टर 94 में एमआईटी के एक छात्र हर्षित भट्ट की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 छात्र पिकनिक मनाने पहुंचे थे, तब ये हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 छात्रों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हर्षित को नहीं बचाया जा सका। इस घटना के बाद एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले भी डेथ पॉइंट्स चिन्हित करके दावे किए गए थे। बावजूद इसके ये दुखद घटना सामने आ गई। बताया जाता है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी के 4 छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद सुपरनोवा के पास एक खाली पड़े निर्माण स्थल पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। इसी दौरान गाजियाबाद के इंदिरापुरम की रहने वाली छात्र हर्षित भट्ट पास में भरे पानी में नहाने के लिए उतर गया और अचानक गहराई में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। छात्र को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, अभी कुछ देर पहले PS 126 में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के की ड्राउनिंग की सूचना इसमें थी। उसके बाद तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और SDRF NDRF की टीम्स यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं
और उसके अलावा जो मृतक थे उनकी बॉडी को अभी पीएम के लिए भेजा गया है, उनके परिजनों से बात चल रही है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इनका एग्ज़ाम आज खत्म हुआ, उसके बाद ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे, उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। उसे बचाने की कोशिश में पानी में उतरे 3 अन्य छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि डायल 112 की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इससे पहले 16 जनवरी को इंजीनियर युवराज मेहता की पानी में डूबने से मौत के बाद ऐसे डेथ पॉइंट्स को चिन्हित कर कार्रवाई के दावे किए गए थे। नए सीईओ कृष्णा ककुरेणेश ने भी ऐसे खतरनाक स्थानों की सूची बनाकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके ये हादसा हुआ, जिससे प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 94 स्थित एक बेसमेंट के खुले गड्ढे पे, जहां कल हर्षित नाम के एक छात्र की मौत हो गई डूबकर। यूं कहें कि ये जो हर्षित नाम का छात्र था, ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने इस इलाके में आया था। ये खुला गड्ढा बेसमेंट का आप देख सकते हैं कि जब निर्माणाधीन साइट होती है तो वो अपने बेसमेंट के लिए गड्ढे खोदते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो गड्ढा खुद जाता है उसके बाद यहाँ पे जो है लापरवाही नजर आती है कि बेसमेंट के गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया जाता है और इसकी गहराई को नापना बहुत ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं रमेश परियार, इंडिया डेली लाइव, नोएडा। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक महिला का शव पीजी के कमरे में बेड बॉक्स के अंदर मिला। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामला मंगोलपुरी इलाके का है। मंगलवार को पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया गया कि एक पीजी में महिला का शव संगीत हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीसरी मंजिल पर एक पीजी के कमरे में डबल बेड के बॉक्स के अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ। जांच में पता चला कि मृतका की उम्र करीब 32 से 33 साल है और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। महिला के माथे पर चोट के निशान भी मिले। कि हमें शाम को 7 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली यस्टरडे कि इस तरीके से एक डेड बॉडी है जो कि बेड के अंदर है। ये इंसिडेंट थी 8 तारीख के दिन की। तो इसमें बेड है, एक पीजी है मंगोलपुरी के एरिया में, उसमें बेड है जिसमें एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो पुलिस ने तुरंत ही उसमें छानबीन की, तहकीकात की और तुरंत ही उसमें 3 अक्यूज को जो कि इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया। किसने कॉल किया था, कैसे पता चला कि महिला अंदर है? देखिए ये अमरजीत है जो कि इस पीजी को चलाता है। अमरजीत ने कॉल किया था शाम को 7 बजे। जैसे उसको पता चला कि उसका एक दोस्त जो कि जिसने उससे रूम लिया था वो वहाँ पे आया था और वापस चले गया। अमरजीत वापस आता है, उसे वो देखता है कि रूम अस्त व्यस्त हालत में है और कोई उसको कहीं से कहीं बेड के अंदर लेग दिखाई दी कि कोई लेडीज है अंदर। तो उसके बाद उसने कॉल करी। शुरुआती जांच में पुलिस को ये भी पता चला कि महिला की इलाके में एक युवक के साथ दोस्ती थी। 7 अप्रैल 2026 की शाम महिला बच्चों को ट्यूशन छोड़ने घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। जांच में सामने आया कि उसी शाम दोनों करीब 4:30 बजे पीजी में मिले और करीब 1 घंटे तक कमरे में रहे। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद पीजी मालिक को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। वो पीजी तक पहुंची कैसे और इसके मर्डर करने के पीछे का मोटिव क्या था? देखिए हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया कि महिला खुद, हमने जो सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं उसमें कि महिला खुद उस रूम पे आती है, फिर बाद में 3 लोग आते हैं। तो इसमें जो मेन एक्यूज है वो दीपक, उसका नाम दीपक है, उसका महिला को काफ़ी टाइम से जानता भी था और मीट शॉप की दुकान चलाता है। उसमें जो मोटिव इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो पता चला है उसमें मोटिव का यही है कि एक दूसरे के साथ उनके रिलेशनशिप में थे और किसी न किसी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए हुए थे और किसी बात पहले के अल्टरकेशन हुआ और उसी में ये उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर दिया है और कार्रवाई करते वक्त कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी दीपक के साथ 2 अन्य आरोपियों सुरेंद्र और जोगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से सामने आई इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी, जहां महिला की हत्या कर उसकी बॉडी को बेड के बॉक्स के अंदर छुपा दिया। हालांकि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। बिहार के अररिया से बेहद खौफनाक और क्रूर तस्वीर सामने आई। यहां एक ठेला दुकानदार ने पिकअप वैन के ड्राइवर का सिर तेज धार वाले चाकू से काटकर अलग कर दिया। बाद में गुस्साए लोगों ने पीट पीट कर ठेले वाले की भी हत्या कर दी। दिल दहलाने वाली तस्वीरें बिहार के अररिया जिले से आई हैं, जहां झगड़े के बाद एक ठेला दुकानदार ने तेज धारदार चाकू से पिकअप वैन ड्राइवर का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना जिले के फारबिसगंज थाना इलाके की है। बताया जाता है कि राहुल चौहान नाम का एक दुकानदार ठेला लगाकर सत्तू और अनानास बेचता था। रोज की तरह उसने ठेला लगाया था। इसी दौरान अमौना का रहने वाला नवी हुसैन पिकअप वैन से सब्जी लेकर सब्जी मंडी आया। पिकअप गाड़ी हटाने के सवाल पर दोनों में पहले बहस हुई। उसके बाद राहुल ने पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के पेट में चाकू घोंप दिया और सर को धड़ से अलग कर हाथ में लेकर घूमता रहा। फिर वो कृषि उत्पादन बाजार समिति में बन रहे गोदाम की ओर झाड़ी में छिप गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और भीड़ ने झाड़ी से उसे बाहर निकाला। पुलिस जब आरोपी ठेला दुकानदार को लेकर सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रही थी तो आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कस्टडी से आरोपी ठेला दुकानदार को बाहर खींचा। इसके बाद आरोपी राहुल चौहान को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी भी मौके पर मौत हो गई। ये सब कुछ भीड़ ने पुलिस की आंखों के सामने ही कर डाला। इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन और अवैध ऑटो स्टैंड के सवाल पर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने शुभा चौक सहित कई जगहों पर सड़क जाम कर दिया। लोगों ने घटना के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद काफी देर बाद पहुंचने का आरोप लगाया। इसके बाद फारबिसगंज एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह, फारबिसगंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और बल मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह ने कहा है कि ठेले वाले की मॉब लिंचिंग करने वालों की पहचान कर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अपने धार्मिक संस्कारों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात काशी विश्वनाथ का धाम वाराणसी अब स्वच्छता में नए मानदंड स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छे प्रदर्शन के लिए वाराणसी नगर निगम ने नई पहल की शुरुआत की है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में अब सड़क पर कूड़ा फेंकना जहां महंगा पड़ेगा, वहीं कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचने वाले मालामाल होंगे। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो निगम को भेजने वाले व्यक्ति को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा और दोषी से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में नगर निगम वाराणसी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम वाराणसी के द्वारा शहर में सभी 100 वार्डों में घर घर से कूड़े का उठान किया जा रहा है, बेहतर साफ सफाई के लिए प्रयासरत है। फिर भी आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे कई लोग हैं जो कि घरों का कूड़ा सब उठा करके सड़कों पर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी होती है।
तो वाराणसी में हजारों की संख्या में प्रतिदिन बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, तो इससे एक गलत संदेश जाता है। तो एक आम नागरिकों के अंदर एक जागरूकता के लिए इस तरह का एक अभियान चलाया गया है। अभी पिछले दिनों माननीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कूड़ा फेंकता है और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उसका फोटो खींच करके भेजता है यहाँ पे, तो उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई एक आम नागरिकों के लिए है, और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि अगर इस तरह का कहीं अगर दिखता है तो करें, उस पर नगर निगम में सहयोग करें। नगर निगम की इस अनोखी पहल को लेकर लोगों का कहना है कि बेशक इससे सड़क पर गंदगी फैलने की घटनाओं में कमी आई। ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। मोदी जी, योगी जी, अशोक तिवारी ने मिलकर यहाँ 3-3 शिफ्ट में काम होता है। 8-8 घंटे की सेवा दी जा रही है नगर निगम में, जिससे आज के डेट में बनारस चमचमा रहा है। ये विश्व पटल की नगरी है, यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। पूरे विश्व से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, पूरे देश से आते हैं। रोज 4 लाख 5 लाख यात्री आते हैं, तो भी इतनी अच्छी व्यवस्था है। इन कुछ बदतमीजियों को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पुलिस क्यों बनी है? अपराधियों के लिए बनती है, आम आदमियों के लिए नहीं बनती है। वाराणसी में रोज ही लाखों लोगों की आवाजाही रहती है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऐसे में गंदगी में बाबा की नगरी की छवि को नुकसान पहुंचता है। स्थानीय लोग भी इसे स्वीकार करते हैं और नगर निगम की पहल की तारीफ कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत पहल है नगर निगम द्वारा, लेकिन ये भी होना चाहिए, वो पैसा मिले या न मिले वो तो बात है अपनी, लेकिन एक काशीवासी को सबको ऐसा करना चाहिए, अगर कोई ऐसी गंदगी कर रहा है तो फोटो खींच करके नगर निगम में उनकी फोटो दिया जाए। शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में फोटो खींचो, इनाम पाओ की अनोखी पहल से निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा जुर्माना वसूली से सफाई के दुश्मनों के भी होश ठिकाने आएंगे। एक और नई पहल की शुरुआत कर दी गई है, जहां काशी वासियों को मौका दिया गया है कि वो स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से उस तस्वीर को खींचे जो व्यक्ति गंदगी करता पकड़ा जाए, और उसके बाद अपनी यूपीआई आईडी डालने के बाद 500 का इनाम नगर निगम की तरफ से लेके जाए। इसके बाद अब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और जो व्यक्ति गंदगी करते पकड़े जाते हैं उनकी खैर नहीं। तो नगर निगम ने एक और पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब इस पहल की जो पहचान है इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति गंदगी ना फैलाए। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में ड्राई आई के मरीजों को बार बार आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गोली ही इस परेशानी से स्थायी राहत दे सकती है, और ये डिजिटल युग में आंखों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल आंखों पर भारी पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग ड्राई आई की समस्या से जूझ रहे हैं। आंखों में जलन, खुजली, धुंधलापन और सूखापन अब आम हो गया है। अब तक इसका इलाज आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स से किया जाता था, जो केवल अस्थायी राहत देते थे। लेकिन अब आई ड्रॉप की झंझट से जल्द मिल सकती है छुट्टी। जी हाँ, सूखी आंखों यानी ड्राई आई सिंड्रोम से परेशान लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई। एम्स के डॉक्टरों ने मां के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन से बनी एक खास गोली का सफल ट्रायल किया है, जो आंखों की नमी को प्राकृतिक तरीके से वापस लाने में मदद कर सकती है। दावा है कि ये दवा सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि बीमारी की जड़ पर असर करती है। ये जो प्रोटीन है उसका नाम है लैक्टोफेरिन। लैक्टो मतलब दूध और फेरिन मतलब जो आयरन को बाइंड करती है, जो बांधती है। तो लैक्टोफेरिन जो एक प्रोटीन है, वो जो माँ का पहला दूध है, पहला जो गाढ़ा दूध होता है पीला वाला, जो कहते हैं कि नवजात शिशु को ज़रूर ही पीना चाहिए, वो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर जो दूध होता है उसमें भी थोड़ी से कम मात्रा में होता ज़रूर है। तो इस प्रोटीन के बारे में बहुत पहले से बहुत सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमने इसको माँ के दूध से निकालना, और जिसे कहते हैं आइसोलेशन, फिर प्योरिफिकेशन, उसको प्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद हमने इसकी टैबलेट्स बनवाई हैं। अभी तो हमने जो ट्रायल करा है वो ड्राई आई के लिए है, पर आगे हम जो कीटाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, उनके लिए भी हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोटीन का इन चीज़ों में भी रोल है। इसको एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन कहते हैं।
इस दवा में लैक्टोफेरिन प्रोटीन का उपयोग किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से मां के दूध में पाया जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये सिर्फ आंसू बढ़ाने के बजाय आंखों के सूखेपन और सूजन की समस्या को जड़ से ठीक करने में सहायक है। इस खोज ने अब एक नई उम्मीद जगाई है। ये हमने बफर डाला हुआ है। जो भी हम प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, जो भी निकालते हैं माँ के दूध से, वो हम इसमें चेक करते हैं। ये पूरा SDS पेज पूरा कहलाता है। इसमें हम चेक करते हैं पूरा प्रोटीन, हमें एक सिंगल बैंड मिलता है। जब हम माँ दूध से एक प्रोटीन निकालते हैं, उसमें से हमें एक ही प्रोटीन चाहिए, वो हमें ये बताता है। ये मशीन बताती है? जी, ये मशीन। मतलब ये उपकरण आपको ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन आपको चाहिए, वो इसमें मिलेगा। हाँ। आज के लिए फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।